हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन को 1 to 7 जो है उसको सॉल्व किया था और इस क्लास में हम 8 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है? वो इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि एसिड को आयोनाइज होने के लिए वाटर चाहिए और तुम जानते हो कि कोई भी H+ आयन जो है वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि वाटर के ही प्रेजेंट में कोई भी एसिड आयोनाइज होकर के H+ आयन देता है। तो हमारा आंसर होगा एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज दे कैनॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन विथआउट वाटर। वाटर के बिना वो H+ आयन नहीं दे सकता है, नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। व्हेन एन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। दीज हाइड्रोजन आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो क्लियर हो गया। अब इसकी फॉर्मूला को देखते हैं कि HCl जो है H+ और Cl- में जैसे टूट जाता है H+ और Cl- आयन में, तो ये H+ जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर के H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है और Cl- बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर विच शोज एसिडिक बिहेवियर। क्लियर हो गया कि वाटर के ही प्रेजेंस में कोई भी एसिड जो है वो H+ आयन देता है और वो H+ आयन H3O+ आयन के रूप में प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड इट टू विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। कह रहा है कि मान लो कि 5 कर दिया गया है, इस तरह से 5 सॉल्यूशन है हमारा और जो कि A है, B है, C है, D और E। जब इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पे चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि इसका pH 4 है, इसका pH जो है 1 है, इसका 11 है, 7 है और 9 है। अब पूछ रहा है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है? तुमको मालूम है कि जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 किसका है? D का है, D का 7 है, तो यानी कि हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन है? D है। D जो है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। अब पूछ रहा है कि स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन है। तो जब 7 से आगे की ओर बढ़ने लगता है कोई भी pH का वैल्यू 14 की ओर, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, इसलिए जिसका जितना ज़्यादा pH है वो उतना स्ट्रांगली एल्केलाइन होगा। तो सबसे ज़्यादा pH किसका है? 11 C का है, तो C जो है वो हमारा स्ट्रांगली एल्केलाइन होगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है स्ट्रांगली एसिडिक। अब जैसे जैसे हम बैक की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि pH डिक्रीज करता है और pH डिक्रीज करेगा तो H+ का कंसंट्रेशन क्या है? इंक्रीज करेगा। हम बता चुके हैं कि pH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/H+ आयन के कंसंट्रेशन का। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो हमारा स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? जिसका pH सबसे कम होगा। तो ये D हो गया और ये C हो गया। और स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? 1, जिसका सबसे कम pH होगा। तो हमारा 1 किसका है? B का है, तो B हम लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है वीकली एसिडिक।
तो उस 1 से थोड़ा ज़्यादा किसका pH है? 4 है, जो कि वीकली एसिडिक होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। और वीकली एल्केलाइन पूछ रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन 11 है, उससे थोड़ा कम pH किसका है? 9 का है। तो ये वीकली एल्केलाइन होगा, तो 9 यानी कि ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DCBAE। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा pH होगा उसी का सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना होगा? सबसे कम वाले को पहले लिखना होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका pH है? सबसे ज़्यादा pH है सी का है। तो उससे थोड़ा सा कम किसका है? सबसे ज़्यादा है सी का, उसके बाद 9 का है। तो 9 का क्या है? ई। तो सबसे ज़्यादा जिसका pH है उसका क्या है? आयन जो है सो सबसे कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसका सबसे कम होगा। तो ई है, ई से ज़्यादा कौन जाएगा? 7। तो 7 क्या है? डी। उसके बाद है 4A, उसके बाद बी। सबसे कम किसका ये है? सबसे कम pH इसका है। तो सबसे ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन किसका होगा? बी का ही होगा सबसे ज़्यादा, जो कि स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो ये हमारा सीरीज होगा। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लिखते कैसे हैं लैंग्वेज में वो देखते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे 5 सॉल्यूशन दिया गया है, इसका क्या pH है वो देख लो तुम। फर्स्ट में pH 4 है, pH 1 है, pH 11 है, pH 7 है, pH 9 है। अब इसको लिखा गया है कि ए न्यूट्रल है जिसका pH 7 है, स्ट्रांगली एल्केलाइन जिसका pH 11 है, स्ट्रांगली एसिडिक होगा जिसका pH 1 है, वीकली एसिडिक है ए pH 4 होगा, वीकली एल्केलाइन है तो pH 9 होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे, जिसमें सबसे कम जिसका हाइड्रोजन आयन है उसको पहले लिखेंगे। हायर pH मीन्स लोअर H+, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन इज 11, 9, 7, 4, 1 और देयरफॉर CEDAB। जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना कम होगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, जिसमें कि लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से सबसे हायर की ओर जाता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration of taken both the acid are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously? Why? ये जनरल है कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब वो Mg जो कि मेटल है रिएक्ट करेगा तो नेचुरली है कि वो फिजिंग उसमें ज़्यादा होगा, और CH3OCOOH एक वीक बेस है, इसलिए इसमें जब Mg इससे रिएक्ट करेगा तो उतना फिजिंग नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा HCl, और HCl इसलिए होगा कि HCl इज मोर एसिडिक, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वजह से ये Mg जो है HCl से विगोरसली रिएक्ट करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? Fizzing will occur more vigorously in test tube A. This is because hydrochloric acid is a strong acid and it ionizes completely in water, producing a large number of hydrogen ions. Acetic acid is a weak acid, ionized only partially, so it produces fewer hydrogen ions. Since magnesium reacts with hydrogen ions to produce hydrogen gas, the reaction is faster in test tube A and more fizzing is observed.
इसको इस तरह से लिखेंगे लैंग्वेज में, और इसका रिएक्शन है Mg plus 2HCl MgCl2 plus H2, therefore test tube A so more vigorously fizzing। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा है क्या कि जब कर्ड में ये चेंज कर जाता है तो उसका pH किस तरह से चेंज कर जाता है। एक्चुअली फ्रेश मिल्क जो होता है वो लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज का pH 6 है, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं जिससे कर्ड बनता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो एसिड है तो इसका pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एसिड का जो ये होता है pH होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, और अकॉर्डिंग टू एसिड ये वैरी करता है। If fresh milk turned into curd, its pH decreases from 6 to 4.4 से 5 तक में ये डिक्रीज कर जाता है। This happened because bacteria present in the curd convert lactose milk sugar into lactic acid. The formation of lactic acid increases the acidity of milk, so the pH value decreases. Therefore, curd is more acidic than fresh milk. कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इसलिए उसका pH डिक्रीज कर जाता है, और pH डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, कर्ड जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है देन फ्रेश मिल्क से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन जो होता है, जो दूध जो देता है वो क्या करता है, मिल्क में बेकिंग सोडा मिला देता है। तो क्यों मिलाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज द शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्केलाइन। वो मिल्कमैन इसलिए मिलाता है कि बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक होता है कैरेक्टर में, तो जैसे ही वो मिल्क में बेकिंग सोडा को मिलाता है तो उसका pH क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो pH इंक्रीज करने की वजह से बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसको इजीली जल्दी वो दूध खराब नहीं होता है, वो बहुत टाइम तक वो थोड़ा सा ज़्यादा समय तक वो अच्छे ढंग से रह सकता है, इसलिए मिल्कमैन जो है बेकिंग सोडा को मिल्क में मिलाता है। द मिल्कमैन शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्केन बाई एडिंग बेकिंग सोडा बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। He does this to prevent the milk from becoming sour quickly. दूध को खराब होने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। When milk is kept for some time, bacteria produce lactic acid which increases the acidity of milk. Since the milk is already slightly alkaline, more acid must be produced before it curdle. इसकी वजह से जो है ज़्यादा एसिड उसको प्रोड्यूस करना होगा, उसको मतलब कि ये करने के लिए, सोअर करने के लिए, तो कुछ ज़्यादा समय तक जो है मिल्क को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दस मिल्क रिमेन्स फ्रेश फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, उसके pH को हम बेकिंग सोडा मिलाकर इंक्रीज कर देते हैं, चूँकि बेकिंग सोडा जो है बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से दूध जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। दही बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, इसलिए कि पहले उसको क्या होता है कि अल्केलाइन pH जो है उस pH को पहले उसको धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीज करके जब वो एसिडिक रेंज में आएगा तभी तो वो कर्ड बनेगा, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। The milkman takes a long time to set a curd because the baking soda makes the milk slightly alkaline. Curd formation requires an acidic medium. Since the milk is alkaline, lactic acid produced by bacteria first neutralize the baking soda before the milk becomes acidic enough to form curd. Therefore, more time is needed to curd to set. Clear? पहले उस alkaline को acidic बनाता है और तब acidic से वो curd में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई।
ये सिंपल सा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कि हार्ड सॉलिड मास है। तो इसको प्रिवेंट करके इसलिए रखा जाता है ताकि ये जिप्सम में कन्वर्ट ना हो। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर and change into gypsum. Due to this reaction, it become hard and cannot be used again for making shapes or cast. इसलिए इसको फिर से यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है जो कि मॉइस्चर से फ्री होता है। So to prevent this reaction, keep it usable. Plaster of Paris is stored in a airtight and moisture-free container. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? What is neutralization reaction? Give two example. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तुम लोग जानते हो कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन in which an acid react with a base to form salt and water. इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एक एसिड है, और NaOH जो कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये NaCl सॉल्ट देता है और प्लस वाटर H2O देता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड है, KOH जो कि बेस है, ये दोनों मिल करके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, K2SO4 देता है और H2O देता है जो कि ये एक सॉल्ट है। तो दो एग्जाम्पल हम दे दिए। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो यूज ऑफ वॉशिंग सोडा पहले देंगे, Na2CO3 10H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका पहला यूज है यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ एंड रिमूविंग स्टेन, और दूसरा है कि यह हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। वाटर हार्ड होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से, उसको ये सॉफ्ट करता है। दूसरा है यूज ऑफ बेकिंग सोडा जो कि NaHCO3 है। इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर टू मेक केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लॉपी। दूसरा इसका है इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। तो इस तरह से हमने 8 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो और कोई प्रॉब्लम होने पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।